हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल आशुतोष आर्ट्स अनवल। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो के 5वें भाग में। आज हम लोग बीएससीबी यानी बिहार बोर्ड के मॉडल क्वेश्चन सोशल साइंस मैट्रिक के पार्ट 5 को देखेंगे। अभी तक हमने 4 भागों में 40 क्वेश्चन देख चुके हैं और इन 40 क्वेश्चन से लगभग 150 से 200 क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं। इसके आगे हम लोग 41 से 50 क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को, और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा क्योंकि बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें यहाँ पर मिलेगी जो परीक्षा में पूछ सकता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है और इस पेपर का 41वां क्वेश्चन कि गरीबी की तुलना किस अर्थशास्त्री ने कैंसर रोग से की थी। गरीबी की तुलना किस अर्थशास्त्री ने कैंसर रोग से की थी। इसका सही आंसर होगा कुजनेट्स नामक अर्थशास्त्री ने गरीबी की तुलना कैंसर से की थी। उनका कहना था कि गरीबी कैंसर की तरह है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक में इनमें से किससे सम्मिलित किया गया है। मानव विकास सूचकांक में इनमें से किससे सम्मिलित किया गया है, ये हमारा क्वेश्चन है। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। और मानव विकास रिपोर्ट क्या होता है, तो मानव विकास सूचकांक जिसे शॉर्ट फॉर्म में HDI कहा जाता है, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और हिंदी में कहते हैं इसको मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक को UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास संगठन, इस रिपोर्ट को जारी करता है जो UNO का एक भाग है। UNO का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ, उसकी एक इकाई है UNDP, और UNDP HDI रिपोर्ट को जारी करती है। इस रिपोर्ट का प्रकाशन पहली बार 1990 में किया गया था, और इस रिपोर्ट को तैयार करने में भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आगे बढ़ते हैं। इसमें जो मापदंड है तो होता है जीवन प्रत्याशा, शिक्षा प्राप्ति, जीवन स्तर, प्रति व्यक्ति आय, ETC। इन सभी को लेकर मानव विकास सूचकांक को तैयार किया जाता है। तो आपके ऑप्शन के हिसाब से इनमें से सभी आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में आर्थिक नियोजन का काम कौन सी संस्था करती है। भारत में आर्थिक नियोजन का काम कौन सी संस्था करती है। तो भारत में आर्थिक नियोजन का काम योजना आयोग करती थी, जिसे नाम परिवर्तित करके नीति आयोग कर दिया गया है। पहले यह काम योजना आयोग करती थी और आपका 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान लिया है। आर्थिक नियोजन का जो जनक है वो सर M विश्वेश्वरैया कहे जाते हैं। आर्थिक नियोजन के जनक डॉक्टर सर M विश्वेश्वरैया थे। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था, जबकि नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। योजना आयोग और नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो इस तरह से योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, जबकि नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। ऑप्शन के 2 अन्य जो ऑप्शन थे उसमें NDC, जिसका फुल होता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद। इसका गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था। 6 अगस्त 1952 को NDC का गठन किया गया था, जबकि RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। हमारा केंद्रीय बैंक है RBI। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है। पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो इसका सही आंसर होगा कि इस पुस्तक को दादा भाई नौरोजी ने लिखा है। दादा भाई नौरोजी प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने 1868 में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था, और उस समय उन्होंने कहा था कि भारत की प्रति व्यक्ति आय जो है वो मात्र 20 रुपये है। पर कैपिटा इनकम इज ओनली 20 रुपीज़। दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन का भी सिद्धांत दिया था, और ये कांग्रेस के एक बहुत ही बड़े नेता थे जो कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्वीडन की मुद्रा क्या है। स्वीडन की मुद्रा क्या है। तो स्वीडन, आपको पता है कि स्वीडन देश से नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, और जो नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं वो अभी स्वीडन की मुद्रा में ही दिए जाते हैं। तो आइए एक नज़र डाल देते हैं। स्वीडन की मुद्रा का नाम है क्रोना। स्वीडन की मुद्रा का नाम है क्रोना। उसके अन्य ऑप्शन में डॉलर जो है वो है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर जैसे देशों की मुद्रा का नाम है डॉलर, जबकि ब्रिटेन की मुद्रा का नाम है पाउंड, और सऊदी अरब, ईरान जैसे देशों का मुद्रा है रियाल। तो स्वीडन की मुद्रा का नाम क्रोना, अमेरिका, डॉलर, ब्रिटेन, पाउंड, सऊदी अरब, रियाल। ये कंफर्म हो गया चारों ऑप्शन। आप कोई भी आएगा तो आप मार दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च बैंकिंग संस्थान है। निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च बैंकिंग संस्थान है। तो भारत का सर्वोच्च बैंकिंग संस्थान जो है वो है RBI, जिसका फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पर आप दिए RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका गठन 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। 1 अप्रैल 1935 को RBI का गठन किया गया था, और इसका फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यह भारत का केंद्रीय बैंक है और सर्वोच्च बैंकिंग संस्था है, जबकि SBI भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है। द बिगेस्ट कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया इज SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। वही ऑप्शन के नाबार्ड
नाबार्ड, तो नाबार्ड कृषि क्षेत्र में काम करती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव के सर्वांगीण विकास एवं सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? मानव के सर्वांगीण विकास एवं सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो ये आप ऑप्शन से मार दीजिएगा। ऑप्शन में हमें लगता है कि शिक्षा दिया है, तो शिक्षा सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन भारतीयों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन है? इनमें से कौन भारतीयों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन है? तो हम सभी आमतौर पर जानते हैं कि कृषि जो है वो भारतीयों की आजीविका है और कृषि के द्वारा ही भारत की अर्थव्यवस्था चलती है। कृषि भारत की रीढ़ की हड्डी है, तो यहाँ पर ऑप्शन होगा कृषि, क्योंकि कृषि के द्वारा भारतीयों का जीवन निर्वाह होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? तो अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। तो इन क्षेत्रों में देख देते हैं कि कौन सा विषय किस क्षेत्र में आता है। तो प्राथमिक क्षेत्र में सबसे पहले आ जाता है कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन, वानिकी। हमारा क्वेश्चन भी पूछ रहा है कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है। तो इसमें से जो भी ऑप्शन में आए वो ऑप्शन सही होगा। जहाँ तक मेरा ख्याल है तो खनन इसका आंसर सही होगा। खनन ऑप्शन में दिया है, लेकिन खनन के साथ ही कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और वानिकी ये सभी आता है प्राथमिक क्षेत्र में, जिसे कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। वहीं द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो इसमें उद्योग धंधे, विनिर्माण, निर्माण इत्यादि आ जाते हैं, इसलिए इस क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है, इंडस्ट्रियल एरिया या द्वितीय क्षेत्र, सेकेंडरी एरिया। तृतीय क्षेत्र में आ जाते हैं, तो तृतीय क्षेत्र में व्यापार, सेवा जैसे शिक्षा, बैंकिंग, ETC ये सब कहा जाता है, तो तृतीय क्षेत्र में आ जाता है। और इस तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, सर्विस एरिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि सोने के आभूषणों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? सोने के आभूषणों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन में दिया है आपके ISI मार्क, हॉल मार्क और एक मार्क या इनमें से सभी। तो देख लेते हैं कि कौन सा मार्क का प्रयोग कैसे वस्तुओं में किया जाता है। तो सोने के जितने भी उत्पाद होंगे वहाँ पर हॉल मार्क होगा। और हमारा क्वेश्चन यही है कि सोने के आभूषणों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा हॉल मार्क। हॉल मार्क जिससे सोने के उत्पाद पर लगा, सोने के आभूषण पर, वह प्रमाणित होता है, सर्टिफाइड होता है। अगर बात करें ISI मार्क की, तो ISI मार्क औद्योगिक उत्पादों पर लगा रहता है। जितने भी औद्योगिक उत्पाद, इंडस्ट्रियल उत्पाद हैं, उन सभी पर ISI मार्क लगा होगा। तो आप जितने भी वस्तु खरीदते हैं उस पर ISI मार्क जरूर चेक कीजिएगा। वहीं एक मार्क जो होता है, तो एक मार्क कृषि और खाद्य उत्पाद जितने भी होते हैं उन सभी पर एक मार्क रहता है। एक मार्क की निशानी है कि जो भी खाद्य वस्तु है या कृषि है वो प्रमाणित तौर पर सरकार द्वारा प्रमाणित है। तो आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा? ये भाग 5 पार्ट 5 था, जहाँ हमने 50 क्वेश्चन देखे। तो अभी तक वीडियो और सुझाव कुछ देना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को गणतंत्र दिवस और सरस्वती पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छे से मनाइए, खुशी से मनाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में।